नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर में चमोली गोपेश्वर नगरपालिका की निर्वाचित अध्यक्ष पुष्पा पासवान के शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभाग किया। उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को जीत की बधाई देते हुए नगरपालिका के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले की सबसे बड़ी नगरपालिका चमोली गोपेश्वर को एक आदर्श नगरपालिका बनाने के लिए मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य किए जाएंगे, ताकि नगर क्षेत्र में पार्किंग, भूस्खलन, बरसाती नालों और अन्य समस्याओं का समाधान सुनियोजित तरीके से हो सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कार्यक्रम कर प्रदेश के सभी जिलों में भूतपूर्व सैनिकों और अधिकारियों से वार्ता की। वार्ता में अग्निपथ योजना के बारे में सुझाव लेते हुए मुख्यमंत्री ने सभी भूतपूर्व सैनिकों से अपील करते हुए कहा कि उत्तराखंड वासियों में देशभक्ति, देश प्रेम और राष्ट्रवाद कूट-कूट कर भरा हुआ है। यहाँ से देश की सेना युवा जमकर देश की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश हित में प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया एक बेहतर निर्णय है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी निर्णय आज तक लिए हैं 2014 से लेकर अब तक सारे निर्णय उन्होंने देश हित में। तीसरा क्वेश्चन है कि जो हमारे आश्रित पूर्व सैनिकों के जो आश्रित जो पहले कोटा भर्ती होता था उसके बारे में इसमें क्या रणनीति है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, इसकी भी जानकारी देनी। केंद्र सरकार की भारतीय सेना में 4 साल भर्ती में नई अग्निवीर योजना को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रतिक्रिया दी। रेखा आर्य ने कहा कि युवा भ्रमित हो रहे हैं, उनको समझाने की आवश्यकता है। अब केंद्र सरकार की अग्निवीर भर्ती योजना में युवाओं का उत्थान होगा। ये उनके लिए एक रास्ता है जिसको युवा को समझाना चाहिए और जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी। देखिए, मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कोई भी योजना लेकर आते हैं वो जनहित में लेकर आते हैं और अब तक मैं उनकी ऐसी सारी योजनाएं जो एक गरीब के उत्थान के लिए आवश्यक हैं, मैं समझती हूँ कि उनका सबका स्वागत हुआ है। आज युवाओं के उत्थान के लिए आवश्यक था तो निश्चित रूप से ये योजना लेकर आए हैं। बहुत जल्दी उसकी अधिसूचना भी जारी होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा समझने का फेर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पूर्णतः ये उनके हित में है। पूर्णतः मैं समझती हूँ कि जो उनका सेना में सेवा देने की जो उनका सपना है उसको साकार करता हुआ जो है ये अग्निपथ एक रास्ता है उनके लिए। जिससे जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कुंवर सिंह खनका के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां सेना में अग्निवीर की भर्ती हेतु केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही अग्निपथ योजना का शांतिपूर्ण विरोध किया जाए। कुंवर सिंह ने कहा कि विरोध होना चाहिए, लेकिन तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना का पूरा देश में अलग अलग हिस्सों में युवाओं द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। इस योजना को वापस करने की मांग को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसी क्रम में खटीमा के पूर्व सैनिकों ने भी एक प्रेस वार्ता कर इस योजना में तमाम खामियों को गिनाते हुए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और धोखा करने की बात कही है कि जिस प्रकार रेगुलर आर्मी आज तक थी उसी प्रकार आर्मी को रखा जाए। हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं उत्तराखंड के, उन नौजवान से मैं ये अनुरोध करूँगा कि विरोध प्रदर्शन ऐसा न करें कहीं आगजनी, सरकारी संपत्ति को नुकसान करें या किसी प्राइवेट वाहनों को नुकसान करें या प्राइवेट आदमी फैक्ट्रियों को नुकसान करें। नुकसान न करें, कहीं पर विरोध करें, धरना प्रदर्शन करें, खुल के करें, लेकिन इस प्रकार की आगजनी ये न करें जिससे देश को नुकसान।
उत्तराखंड के नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना न केवल युवाओं के भविष्य से बल्कि देश की सुरक्षा और सैनिक के सम्मान के साथ खिलवाड़ करती है। इसी क्रम में गलतियां नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान बिल में भी की थी, लेकिन बाद में विरोध के बाद मोदी सरकार ने किसान बिल वापस लेना पड़ गया था। इसी तरह अग्निपथ योजना भी वापस लेनी होगी। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को अपना समर्थन देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही इस योजना को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस युवाओं के साथ सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी। इसमें जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, जब तक 600 से ऊपर लोग मरे नहीं तब तक इनने अपना दो काले कानून, जो 3 कानून बिल था वापस किया, जनता के हित के लिए करा। जब पहले जनता के हित के लिए तुम ऐसा कानून ला रहे हो तो फिर वापस क्यों कर रहे हो? तो इसी तरीके से आज युवा हर कोने से सड़क पर उतरने को राजी है। उनको लग रहा है कि हमारे साथ मजाक किया जा रहा है और ये बहुत निंदनीय है। और जिस तरीके से लाठीचार्ज और जिस तरीके से किया जा रहा, कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जैसे सुचारू रूप से पहले से योजना थी उसी को बरकरार रखनी चाहिए और सरकार ने इसको केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अल्मोड़ा में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हिस्सा लिया। गरीब कल्याण सम्मेलन में मोदी सरकार के 8 साल के कार्यों का बखान किया गया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मोदी युग में केंद्र की सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं। मोदी सरकार ने गरीबों को घर दिलाने, शौचालय दिलाने, महिलाओं को सम्मान दिलाने समेत कई विकास कार्य किए हैं। सम्मेलन जो है आज आहूत किया गया और इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से जिस प्रकार से केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उन 8 वर्षों में किस प्रकार से गरीबों के कल्याण से संदर्भित योजनाएं विभिन्न जो लॉन्च की गई थी, जिसके माध्यम से करोड़ों लाभार्थी बने, आज उन्हीं को लेकर जो है सम्मेलन हुआ भी। और निश्चित रूप से लाभार्थियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को सदैव आशीर्वाद मिलता रहा है, मिला भी है, जिसका परिणाम जो है उत्तराखंड में पुनः सरकार लौटना है, जिसका परिणाम जो है 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लौटना है। तो आज मैं कह सकती हूँ कि 8 वर्ष केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सफलतम रहे हैं। चाहे वह गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह शौचालय के स्वच्छता अभियान हो, चाहे वह महिलाओं को अधिकार देने के परिप्रेक्ष्य में हो, 3 तलाक का विषय हो, मैं से किसान सम्मान निधि हो, ये सारे कार्य हैं जो कि एक व्यक्ति के, एक महिला के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और गरिमामयी जीवन बनाने की दिशा में योजनाएं बड़े कारगर सिद्ध हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि इन योजनाओं के माध्यम से आज उसका एक उत्सव जो है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रामनगर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्र सरकार के 8 साल का कार्य पूर्ण होने पर नैनीताल जिले का गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन रामनगर में किया गया। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जिसको लेकर जगह जगह गरीब कल्याण सम्मेलनों का आयोजन कर जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कल मेरा काशीपुर में प्रोग्राम था, आज नैनीताल जिले में रामनगर में प्रोग्राम है। माननीय मोदी जी के केंद्र में 8 साल प्रधानमंत्री के कंप्लीट हुए हैं और सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के ये 8 साल रहे हैं और हम जन जन तक ये ऐसी रैलियों के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या काम हुए हैं, क्या काम अपने कार्यकर्ताओं को हम निवेदन कर रहे हैं कि आप मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र की, जो गरीब व्यक्तियों के लिए बनाई जा रही है, जो सबसे पिछड़े वर्ग के लिए बनाई जा रही है, उन तक आप उनकी कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाइए, उनको लाभार्थी बनाइए। और एक कोशिश है कि हम पब्लिक तक पहुंच के मोदी जी के जो 8 साल के उनके योजनाएं हैं, जो 8 साल में इस देश को सशक्त बनाया है, जो गरीबों को कल्याण योजनाएं चलाई हैं गरीबों के लिए, जो अंत्योदय की हमारी सोच है कि अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाना है, उस पर 8 साल में काम हुआ है और हम लगातार पब्लिक के बीच में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
पूरे देश में युवा जगह जगह उसका विरोध कर रहे हैं, रोजगार वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वही हल्द्वानी में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, तो उसको लेकर भी विरोध है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अग्निपथ योजना के लिए मैंने कल भी प्रेस वार्ता में एक बात कही और आज फिर से ये बात कह रहा हूँ कि मैं मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि केंद्र सरकार ने 10 लाख युवाओं को 17 साल रुड़की के सिविल लाइन में स्थित एक ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम का पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ इस मौके पर रुड़की के बीजेपी विधायक प्रदीप पन्ना और कई बीजेपी नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस ब्रांड का शोरूम रुड़की में खुला है उससे यहां के लोगों को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि अच्छे ब्रांड की वैल्यू कुछ अलग ही होती है। नोएडा इनका जो बड़ा फर्म और जो कंपनी है, और जो कि वहाँ से बताते पूरा अन्य जगहों पे भी देश के अंदर तो ये एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भी करते हैं, तो उसी का एक शोरूम यहाँ पे खुला है रुड़की में। मुझे लगता है इससे यहाँ के लोग काफ़ी लाभ होगा और सभी लोग इसका लाभ होगा। मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से अपना एक स्वदेशी ब्रांड और नोएडा में अपने यहाँ स्वयं में तैयार किया जाना है, तो मैंने कहा कि बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ अपने स्वयं यहाँ के वासी भी लेंगे, तो अच्छा अपनी चीज़ अपने यहाँ उत्पादन, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, तो स्वयं में हम लोग डेवलप करें और उसके बाद अपने ही लोग उस प्रोडक्ट को ले, तो अच्छा है, अच्छी बात। केंद्र सरकार देखिए, जो योजना और सेना के उसमें हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, देश की रक्षा के लिए सैनिक हर समय तत्पर खड़ा है। ये कंपनी तो बहुत मतलब ब्रांड तो बहुत पुराना है, लगभग 20 साल पुराना ब्रांड है। बीच में ब्रांड कम हो गया था, हमने इस ब्रांड को टेक ओवर लिया है अराउंड 1.5 साल पहले और पूरा नया ही समझो नए अवतार में हमने इसको लॉन्च किया है। 1.5 साल में लगभग 40 शोरूम हो गए हैं हमारे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर में। उत्तरांचल में पहला शोरूम है, बट हमारा प्लान ये है कि अगले लगभग इस ईयर एंड तक लगभग उत्तरांचल में 6 से 10 शोरूम होने हैं। यूपी में भी हमने अभी पहला शोरूम खोला है गोरखपुर में, और लगभग 6 महीने के अंदर यूपी में भी हम एक्सपैंड करेंगे। क्या विशेष पहली चीज़, हम बेसिकली हमारा बैकग्राउंड जो है वो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग है, तो बेसिकली फाइबर टू फैशन इज़ द स्पेशलिटी, क्योंकि हमारा फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग हमारा है तो हम अच्छे कॉस्ट में चीज़ ला सकते हैं। गारमेंटिंग हमारी अपनी है, हमारी लगभग 200-250 मशीनों की खुद की अपनी फैक्ट्री है, गारमेंटिंग हमारी अपनी है, तो हम कस्टमर को बहुत अच्छा वैल्यू दे सकते हैं विसवी कंपटीशन। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया, उनकी फैब्रिक हमारा अपना है, गारमेंटिंग हमारी अपनी है, तो क्वालिटी पे विशेष ध्यान देता है। प्लस क्योंकि दोनों का जो समझो आज कोई दूसरा फैब्रिक अगर खरीदे और फिर आगे करे तो उसको जरा एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, वो हम बचा। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने बीते माह नैनीताल बैंक के मैनेजर विवेक यादव पर ग्राम नमूना के समीप हुई फायरिंग की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि बैंक मैनेजर विवेक यादव और बैंक की भवन स्वामी नीलम आनंद के बीच किराए को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें नीलम आनंद ने अपने नौकर चरणजीत से बैंक मैनेजर को गोली मारकर घायल करने की बात कही थी, जिसके चलते चरणजीत ने अपने साथी गुरपाल के साथ ग्राम नमूना में बैंक मैनेजर विवेक यादव को गोली मारकर घायल कर दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगातार कार्य कर रही थी। वहीं पुलिस ने बीते दिन मुखबिर की सूचना मिली थी कि दोनों हमलावर पुनः घायल बैंक मैनेजर को गोली मारने के लिए जा रहे थे। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। 10 मई को शाम को 6 बजे बाजपुर क्षेत्रांतर्गत नैनीताल बैंक का मैनेजर है श्री विवेक यादव, तो उनको जब वो अपना बैंक का वो काम करके वापस जा रहे थे, उस समय जो है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा
पीछे से कार के पीछे से गोलीबारी कर दी गई, जिसमें इनको गोली भी लगा था और काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना का बहुत सीरियसनेस से लेते हुए हमने 307 की मुकदमा अज्ञात के खिलाफ पंजीकृत कर दिया था। ये इकलौता एक संगीन अपराध था पूरे जनपद में जो अनावरण अभी तक नहीं हुआ था, परंतु सीरियसनेस बहुत ज़्यादा था। हमारी हमेशा बाजपुर की सर्कल के एंटायर टीम एंड काशीपुर सेक्टर का टीम जो है इस पर लगा था, विशेष रूप से बाजपुर कोतवाली की टीम लगा हुआ था। तो इसी का अलग अलग दिशा में काम कर रहे थे हम, मैनुअल, टेक्निकल और हर जगह से। इसी का एक आज ये नतीजा है कि आज ये घटना का सफलतापूर्वक अनावरण हो चुका है। घटना में अभी तक जो है 3 अभियुक्तों का गिरफ्तारी कर दिया गया अनावरण के उपरांत। तो घटना का कारण ये रहा कि नैनीताल बैंक जो संचालित होता था ये एक प्राइवेट बिल्डिंग में होता था, जिसका किराया जो है वो ओनर को जाता था। ओनर का देहांत हो गया और उसकी वाइफ जो है श्रीमती नीलम, उनके नाम पे जाने को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि वो अपने नाम पे बिल्डिंग नहीं करा पाई, लेकिन वो हमेशा ये चाहती थी अपना मृतक पति के नाम पे ही पहले जैसा आता रहे, जो कि बैंक कर नहीं सकती क्योंकि इलीगल है। तो बैंक ने कई बार लिखत में भी दिया, लिखत में नोटिस दिया कि आप जो है जल्दी से जल्दी अपना ट्रांसफ़र करिए ताकि हम आपको इतने महीने का किराया ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन ये करा नहीं पा रही थी अपनी फैमिली। उत्तराखंड में हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई कराने पर सरकार विचार कर रही है। इससे एमबीबीएस कोर्स के लिए छात्रों को अंग्रेजी और हिंदी माध्यम से पढ़ने का विकल्प रहेगा। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसनी ने कैबिनेट मिनिस्टर धन सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय पटल पर शर्मसार करने की खाई हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री धन सिंह रावत को एमबीबीएस का फुल फॉर्म तक नहीं पता होगा। बारिश वाले ऐप में अपनी किरकिरी कराने के बाद अब आज मंत्री धन सिंह रावत का एक नया बेसिर पैर का बयान सामने आया है, जिसमें उत्तराखंड के अंदर एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने की वो बात कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने कसम खा ली हो कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन्हें शर्मसार करना ही करना है। इतना एम्बेरसमेंट उत्तराखंड वासी होने के नाम पर हमें होने लगा है इन मंत्रियों के बेतुके बयानों की वजह से। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि मंत्री धन सिंह रावत को एमबीबीएस का फुल फॉर्म तक नहीं पता होगा, वरना इस तरह का बेसिर पैर का। नगर पालिका के सभासद मनोज गुंबर ने अनाज मंडी में अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता की। इस दौरान पालिका प्रशासन पर विकास कार्यों की गति प्रदान करने में सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप लगाया है। सभासद मनोज गुंबर ने कहा कि गदरपुर नगर पालिका में कई घोटाले किए जा रहे हैं, जिसका बीच बीच में उन्होंने विरोध जताने पर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मेरे द्वारा आज से पहले भी बोर्ड की बैठकों में और इस बार जो 18/5/2022 में जब बोर्ड की बैठक हुई थी, मेरे द्वारा 23 लिखित प्रस्ताव नगर पालिका में रिसीव रखवाए गए बोर्ड की बैठक में, और 3 अन्य प्रस्ताव थे जिसमें गौशाला का और 2 अन्य प्रस्ताव और थे। और बोर्ड की बैठक में लिखित रूप से मैं रिसीव करवा के लाया। उसके बाद जब 15/6/2022 अभी परसों ही 2-3 दिन पूर्व जब मैंने अखबार में पढ़ा तो मेरे वार्ड का 1 रुपये का काम भी 3.25 करोड़ के कामों में नहीं निकाला गया। एक ही वार्ड में 1.25 करोड़ रुपये का काम निकाला गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई पैसा सरकार दे रही है, सब वार्डों के लिए दे रही है, एक किसी एक वार्ड के लिए इतना पैसा नहीं दे रही है कि भाई और वार्डों में बिल्कुल काम ही ना हो, बाकी एक ही वार्ड में 1.25 करोड़ रुपये लगा दिया जाए। तो इससे मेरे वार्ड की जनता में भारी रोष है और मतलब इतना उत्पीड़न मेरा किया जा रहा है। और मैं वार्ड की जनता का सम्मान करता हूं कि इतना उत्पीड़न नगर पालिका चेयरमैन द्वारा किए जाने के बावजूद भी वो संयम बनाए हुए हैं। आज तक उन्होंने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। इसके लिए भी मैं वार्ड की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और आज मैं जो भी हूँ उनके आशीर्वाद से ही हूँ और उनके लिए संघर्ष। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक आशीष श्रीवास्तव हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल प्रशासक के साथ बैठक कर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को जल्द पूरा करने की बात कहते हुए बताया कि अस्पताल प्रशासन तत्काल विज्ञापन निकालकर इस कमी को पूरा करे। उन्होंने बताया कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती के लिए भी मेडिकल कॉलेज प्रबंधक को निर्देशित किया गया है।
देखिए ऐसा है कि अभी मैं इसके पहले 2 मेडिकल कॉलेज, हमारा एक निर्माणाधीन रुद्रपुर है और एक अल्मोड़ा है, उसको देखा है, और अब तीसरा हल्द्वानी का जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है इसको देख रहे हैं। और अभी हमने सारा डिस्कशन किया है यहाँ पे कई जो मेजर इश्यूज़ हैं रिलेटेड फैकल्टी को लेकर के है, या इसके अलावा पेशेंट मैनेजमेंट को लेकर के, उस पर विस्तार से इनसे चर्चा की गई है। और फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के लिए ये इनको कहा गया है कि अब आप फैकल्टी का रिक्रूटमेंट एडवर्टीज़मेंट निकालें और वीकली बेसिस पे भी इंटरव्यू को करें, जिससे कि वीकली जो भी आना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा जो सुपर स्पेशलिटी के एरियाज़ हैं वहाँ पर प्रिंसिपल साहब को ये कहा गया है कि वो आप देख लें और उनसे जो डॉक्टर्स आते हैं उनसे बात करें, और जो भी निगोशिएबल सैलरी होती है उस पर फिर हम गवर्नमेंट के सामने उसको ले जा करके उस पर प्रॉपर एक डिसीजन जो है करवाएंगे, जिससे कि इन चीज़ों को दूर किया जा सके। इसके अलावा अभी हम लोगों ने वर्तमान में जो हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और असेट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको शुरू किया है। अब आईटी इंटरवेंशन के माध्यम से हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट हो, और जो हॉस्पिटल में कार्रवाई हो रही है वो प्रिंसिपल के स्तर पे भी देखी जा सके, इवन डायरेक्टरेट स्तर पे और शासन के स्तर पे भी कोई। सोमवार को रामनगर में श्रम विभाग द्वारा बाल और किशोर श्रमिक को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर में छापामार कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बाद ट्रांसपोर्ट नगर में हड़कंप मच गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिनेश कटियाल ने बताया कि छापामार कार्रवाई के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित 35 दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोई भी बाल श्रम करता पाया गया तो उन्होंने बताया कि अभियान के तहत सभी दुकानदारों से शपथ पत्र भरवाया गया। वहां पर लिखाया गया है कि अपनी दुकानों में बाल श्रमिकों की मजदूरी पर कोई नहीं रखेगा। आज सर्वेक्षण कार्रवाई निरीक्षण कार्रवाई ट्रांसपोर्ट नगर में की गई है, जिसमें 35 दुकानों का निरीक्षण किया गया है। उनको जो है बाल और किशोर श्रमिक ना रखने के लिए या कार्यरत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में स्टिकर भी लगाए गए हैं दुकानों में और उनको जानकारी भी दी गई है। तो कोई प्रकार का अभी कोई बाल श्रमिक यहाँ कार्यरत नहीं मिला है। सर, अगर भविष्य में इस प्रकार का कोई मिलता है बाल श्रमिक या बच्चे काम कर रहे हैं, हाँ, तो उसके खिलाफ कोई भी जो है अगर कार्यरत मिलता है तो उसके खिलाफ कोई भी FIR थाने में भी कर सकता है और उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिला अधिकारियों को मानसून की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। हर साल आने वाले मानसून सीजन में पहाड़ी जिलों में भूस्खलन, सड़कें बाधित होना और आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सभी जिले के जिलाधिकारियों को सरकारी मशीनरी में अलर्ट मोड रहने के लिए कहा गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि सड़कों को लेकर तत्काल खुलवाना, जल भराव को समाप्त कराने जैसे समेत तमाम आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए SDRF, पुलिस महकमा, जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। अब जो मानसून सीजन है ये नज़दीक है, इसमें पहले भी एक VC मेरे द्वारा सभी DMs SSP से ली गई है और इसमें मुख्यतः अभी हमने निर्देश ये दिए थे कि एक तो जहाँ कहाँ पे आपके सड़कें संवेदनशील हैं, जहाँ पे कि स्लाइडिंग अक्सर होती है, हर साल होती है, उसके नज़दीक JCBs की तैनाती, ताकि हम कितने जल्दी उसको खोल सकें। पहला इशू तो यही है। दूसरा, बिजली के खंभे, बिजली की तारें जहाँ से गुजरती हैं उन एरियाज़ की लॉपिंग, क्योंकि उससे लाइट बार बार कटती है और इससे दुर्घटनाएँ भी होती हैं। तीसरा इशू ये था कि जो हमारे कल्वर्ट्स हैं और शहरी क्षेत्रों में जो नाले हैं इनकी सफाई, तो इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास रिपोर्ट्स आई है और अधिकांश कल्वर्ट्स जो कि हमारे दिक्कत कर सकते हैं उनको खोल दिया गया है। इसमें एक अलग से प्रेजेंटेशन रुद्रपुर का और हल्द्वानी नगर निगम का और काशीपुर का, इन तीनों का मैंने लिया था, जिसमें कि नाला सफाई की समीक्षा की गई थी और वहाँ पे सफाई हुई भी है। तो जो अगर हमारे ऐसे एरियाज हैं जो कि बार बार भर जाते हैं, उसको हम पानी जो वहाँ पे एक तरह से जमा होता है जल्दी निकल पाएगा। और निर्देश ये भी हैं कि जहाँ पे कि पानी जल्दी नहीं निकल पाता है वहाँ पे भी हम समय रहते जो जल निगम के पंप्स होते हैं या अन्य पंप्स होते हैं वो टेंडर करते हुए मौके पे रखें और जैसे ही पानी भरता है उन चंद पंप्स को हम चला दें और पानी की निकासी। जनपद पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल अंतर्गत टीम श्रीनगर गढ़वाल कनेक्टर के मुहिम स्वच्छ पहाड़ की सालगिरह पर 18 जून 2022 को सभी टीम सदस्यों ने NIT के समीप बद्रीनाथ रोड पर अपने राज्य चारधाम में आए यात्रियों और राहगीरों को गर्मी से
के मौसम से निजात दिलाने के लिए शरबत का वितरण किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष श्रीनगर हरिओम चौहान, जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष वासुदेव कंजारी ने भी अपनी भूमिका अदा की। टीम के सभी युवाओं ने कड़ी धूप में इस नेक कार्य की सराहना की। सदस्य क्षेत्रों की जनता और यात्रियों के लिए यह कार्य सराहा गया। दोस्तों, स्वच्छ पहाड़ अभियान मुहिम जो हमारी टीम सेना गढ़वाल कनेक्ट के द्वारा लगभग जिसको आज 1 साल पूर्ण हो चुका है और 50 हफ्ते साथ में पूर्ण हो चुके हैं। 50 हफ्तों से हम अपनी इस मुहिम को चलाते आ रहे हैं। तो 50 सप्ताह संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हमने सेना गढ़वाल में NIT के समीप ये नेशनल जो हाईवे है, इस पर हमने अपना एक छोटा सा जूस वितरण का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें कि जो हमारा बुरांस का पुष्प, हमारे राज्य का जो पुष्प होता है, बुरांस का फूल जो है, उसका जो हमने जूस है उसका वितरण यहाँ पे आने जाने वाले जितने भी यात्री इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।